आंसर टाइप क्वेश्चन। इससे पहले मैंने MCQ लगाया था। इस वीडियो में मैंने शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन लगाऊंगा जो कि NCERT एग्जाम्पलर से है, ना कि NCERT बुक से है। NCERT एग्जाम्पलर का क्वेश्चन अब तक में आपको पता हो चुका होगा कि यहाँ के क्वेश्चन थोड़े हाई लेवल होते हैं और कंसेप्चुअल भी क्वेश्चन होते हैं। ऑप्शन भी अच्छे से बनाया हुआ रहता है जिसमें से कि आपको कॉन्सेप्ट लगाने पड़ते हैं और ऑप्शन ध्यान से टिक करने होते हैं। और इससे बेहतर ये चीज़ें कि NCERT एग्जाम्पलर का जो क्वेश्चन होता है यहीं से क्वेश्चन CBSE बोर्ड एग्ज़ाम में भी आते हैं। तो ये भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी बन जाता है कि NCERT एग्जाम्पलर से क्वेश्चन बनाए करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स अ करेक्ट केमिकल फार्मूला एंड नेम इट। यानी इस चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन में करेक्ट केमिकल फार्मूला लिखा हुआ है और अगर वो करेक्ट केमिकल फार्मूला है तो उसका नेम क्या होगा। मैं यहाँ पे चारों ऑप्शन को डिस्कस करूँगा। यहाँ पे कैल्शियम Cl लिखा हुआ है, मतलब CaCl से रिलेटेड फार्मूला बनाना है। कैल्शियम का वैलेंसी होता है 2, क्लोरीन का वैलेंसी 1 होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप, केमिकल फार्मूला आपका आ जाएगा CaCl2। 1 को नहीं लिखा जाता है, निग्लेजिबल माना जाता है, यानी करेक्ट फार्मूला होगा कैल्शियम क्लोराइड का CaCl2। यहाँ पे CaCl ही लिखा हुआ है जो कि गलत लिखा हुआ है, यानी आंसर यहाँ पे A नहीं होगा। बी ऑप्शन देखिए, बी ऑप्शन में Bi को बिस्मथ बोला जाता है, Bi को बिस्मथ बोला जाता है जो कि नाइट्रोजन फैमिली में आता है और नाइट्रोजन की वैलेंसी अगर 3 होता है तो बिस्मथ का वैलेंसी 3 होगा। अब आपको पता हो गया कि बिस्मथ का वैलेंसी होगा 3। यहाँ पे PO4 है, PO4 का भी वैलेंसी 3 होता है। अगर दोनों सेम है तो आप ऊपर में भी काट सकते हैं या क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद भी काट सकते हैं। तो आपका ये न्यूट्रल हो जाएगा BiPO4, यानी बिस्मथ फॉस्फेट इसका नेम होगा, केमिकल नेम। नेक्स्ट ऑप्शन को देख लेते हैं, यानी यहाँ पे BiPO4 लिखा हुआ है, मतलब ये सही केमिकल फॉर्मूला लिखा हुआ है बिस्मथ फॉस्फेट का। सी नंबर ऑप्शन देखिए, सी नंबर ऑप्शन में आपको दो यहाँ पे दिख रहा है, Na और SO4। Na का वैलेंसी 1 होता है, SO4 का वैलेंसी 2 होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे Na2SO4 आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे NaS लिखा हुआ है, NaS लिख लेंगे। Na का वैलेंसी 1, सल्फर का वैलेंसी 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे Na2S हो जाएगा। यानी आपको पता चल गया होगा कि करेक्ट फार्मूला BiPO4 होगा। यहाँ पे बिस्मथ फॉस्फेट इसका नेम होगा, सोडियम सल्फाइड इसका नेम होगा, इसका सोडियम सल्फेट नेम होगा, इसका कैल्शियम क्लोराइड नेम होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, यहाँ पे बोला राइट द मॉलिक्यूलर फार्मूला फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड्स। यहाँ पे भी राइट द केमिकल फार्मूला ही पूछा है, तो एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पे कॉपर 2 ब्रोमाइड पढ़ेंगे, इसको एल्युमिनियम 3 नाइट्रेट पढ़ेंगे, इसको कैल्शियम 2 फॉस्फेट पढ़ेंगे, आयरन 3 सल्फाइड पढ़ेंगे, मरकरी 2 क्लोराइड पढ़ेंगे, मैग्नीशियम 2 एसीटेट पढ़ेंगे। अब यहाँ पे ये क्या है, जैसे यहाँ पे कॉपर 2 लिखा हुआ है यानी ये कॉपर की वैलेंसी है। यहाँ पे एल्युमिनियम 3 लिखा हुआ है मतलब ये एल्युमिनियम की वैलेंसी है। यहाँ पे कैल्शियम 2 लिखा हुआ है मतलब कैल्शियम की वैलेंसी 2 है। तो यहाँ पे वैलेंसी आपको दिया हुआ है लेफ्ट साइड वाले सारे का, राइट साइड वाले का वैलेंसी आपको पता होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे कॉपर ब्रोमाइड का केमिकल फॉर्मूला लिखना चाहूँ तो पहले कॉपर लिखूँगा और ब्रोमाइड का सिंबल ब्रोमीन Br लिखूँगा। अब यहाँ पे आपको पता है कि कॉपर का वैलेंसी तो 2 दिया हुआ है, 2 यहाँ पे ऊपर में लिखेंगे। ब्रोमाइड मतलब ब्रोमीन की वैलेंसी आपको याद रखना पड़ेगा 1 होता है, तो यहाँ पे देख सकते हैं 1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप इसके फार्मूला को डिराइव कर सकते हैं, यानी यहाँ पे क्या फार्मूला हो जाएगा, Cu पे 1 आ जाएगा, Br पे 2 जाएगा, तो CuBr2 हो जाएगा इसका केमिकल फार्मूला किसका, कॉपर ब्रोमाइड का। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे एल्युमिनियम नाइट्रेट। अब एल्युमिनियम का सिंबल Al होता है, नाइट्रेट का सिंबल NO3 होता है। एल्युमिनियम की वैलेंसी यहाँ पे 3 दिया हुआ है तो 3 ऊपर लिख लेंगे। नाइट्रेट की वैलेंसी 1 होता है, आपको पता होना चाहिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप तो आपका फार्मूला आ जाएगा Al, NO3 पे 3 जाएगा तो NO3 का होल थ्राइस हो जाएगा। इस तरीके से एल्युमिनियम नाइट्रेट का फार्मूला होगा AlNO3 का होल थ्राइस। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कैल्शियम 2 फॉस्फेट। अब यहाँ पे कैल्शियम की वैलेंसी आपको पता है कि यहाँ पे 2 दिया हुआ है, फॉस्फेट की वैलेंसी आपको भी पता है कि 3 होता है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद C पे 3 आ जाएगा, फॉस्फेट का होल ट्वाइस लिखेंगे, यानी कैल्शियम फॉस्फेट का फार्मूला Ca3PO4 का होल ट्वाइस हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे आयरन 3 सल्फाइड। अब आयरन की वैलेंसी यहाँ पे 3 दिया हुआ है, सल्फाइड का वैलेंसी 2 होता है। अगर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद Fe2S3 इसका फार्मूला बन जाएगा। तो देख सकते हैं आयरन सल्फाइड का फार्मूला Fe2S3 होगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे मर्क्यूरी 2 क्लोराइड, मरकरी का सिंबल होता है Hg,
क्लोराइड का यहाँ पे Cl का सिंबल Cl होता है। मरकरी का वैलेंसी यहाँ पे 2 दिया है तो ऊपर में 2 वैलेंसी इसका लिख लेंगे। क्लोरीन की वैलेंसी 1 होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई आप करेंगे तो आपका फार्मूला डिराइव हो जाएगा HgCl2। यानी आपको समझ में आ रहा है कि क्वेश्चन कैसे बन रहा है। मैग्नीशियम 2 एसीटेट, यहाँ पे मैग्नीशियम का यहाँ पे सिंबल हो गया Mg। एसीटेट को मैं अभी आपको बता दूँ H3CH3COO होता है और इसकी वैलेंसी 1 होता है। अब इसकी वैलेंसी मैग्नीशियम का 2 होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका Mg पे 1 आएगा जो कि नहीं लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे CH3COO का होल ट्वाइस लिखना पड़ेगा। ये आप ऐसे लिखेंगे मैग्नीशियम एसीटेट का फार्मूला। यहाँ पे लास्ट वाला मैं आपको कंफर्म यहाँ पे दिला दूँ। यहाँ पे देख सकते हैं मैग्नीशियम एसीटेट का फार्मूला CH3COO होता है माइनस में, इस पर एक -1 चार्ज रहता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राइट द मॉलिकुलर फार्मूला ऑफ ऑल द कंपाउंड्स दैट कैन बी फॉर्म बाय द कम्बिनेशन ऑफ फॉलोइंग आयन्स। यहाँ पे आयन्स क्वेश्चन में दिया हुआ है, इस आयन्स के हेल्प से आपको केमिकल फार्मूला बनाने हैं। अब जैसे आपको पता चल रहा होगा कि यहाँ पे कॉपर आयन्स भी है, सोडियम आयन्स भी है, एफिन आयरन आयन्स भी है, क्लोराइड आयन्स भी है। यहाँ पे ये सल्फेट होगा, SO4 लिखा हुआ है, सल्फेट आयन्स भी है और फॉस्फेट आयन्स भी है। यहाँ पे फॉस्फेट यहाँ पे PO4 होना चाहिए और 3- होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं बता दूँ यहाँ पे कि अगर मैं कॉपर आयन को लेकर के यहाँ पे Cl से यहाँ पे बनाऊँ, फिर कॉपर आयन को सल्फेट से लेकर बनाऊँ, कॉपर आयन को फॉस्फेट से लेकर बना सकता हूँ। तो देखें बनाइए, सबसे पहले Cu लिखेंगे और किसके साथ बनाएंगे, क्लोराइड आयन से, तो Cl यहाँ लिखेंगे। Cu का वैलेंसी यहाँ पे 2 दिया हुआ है, क्लोराइड का वैलेंसी 1 होता है, आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे अगर चार्ज का हेल्प लेकर लिखेंगे, जैसे आपको दिखाना है Cu यहाँ पे 2+ लिखेंगे, तो यहाँ पे क्लोरीन के ऊपर में सिर्फ माइनस लिखेंगे, यानी 1- लिखेंगे, या फिर माइनस भी सिर्फ लिख सकते हैं, 1 को वैसे नहीं लिखा जाता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप तो क्या हो जाएगा, CuCl2 हो जाएगा। जब आप यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद लिखते हैं तो इस चार्ज को निग्लिजिबल माना जाता है, चार्ज को नहीं लिखते हैं, बस उसके मैग्नीट्यूड यानी इसके वैल्यू को लिखते हैं। इस तरीके से आप अब इस कॉपर आयन को किसके साथ फार्मूला बनाएंगे, SO4 के साथ। ये SO4 है और ये PO4 है। अब आपको भी पता है SO4 पे 2- होता है, PO4 पे 3- होता है, इसको सुधार लें, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कॉपर की यहाँ पे सल्फेट के साथ वैलेंसी यहाँ पे फार्मूला बनाएंगे तो कॉपर के ऊपर में 2+ लिखेंगे और सल्फेट के ऊपर में भी 2- लिखेंगे। अगर वैल्यू इक्वल है तो काट सकते हैं, सिंपल हो जाएगा, CuSO4 इसका फार्मूला हो जाएगा। एक फार्मूला ये बन जाएगा कॉपर का एक और फॉस्फेट के साथ आप बना सकते हैं। Cu2+ ऊपर में लिखेंगे, फॉस्फेट के ऊपर में 3- लिखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, Cu पे आ जाएगा 3 और फॉस्फेट पे चला जाएगा 2, तो Cu3PO4 का होल ट्वाइस हो जाएगा। इस तरीके से आप यहाँ पे सोडियम आयन का क्लोराइड के साथ, सोडियम आयन का सल्फेट के साथ, सोडियम आयन का फॉस्फेट के साथ फिर फार्मूला आप डिराइव करेंगे तो यहाँ पे ये बन जाएगा। फिर क्या होगा, आयरन का फार्मूला आप ऐसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करके वैलेंसी यानी चार्ज ऊपर लिखेंगे, तो आयरन का यहाँ पे क्लोराइड के साथ, आयरन का सल्फेट के साथ, आयरन का फॉस्फेट के साथ, तो ये फार्मूला डिराइव हो जाएगा आपका। इस तरीके से आप बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, राइट द केटाइंस एंड एनाइंस प्रेजेंट इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स। इस यहाँ पे दिए हुए हैं जितने कंपाउंड हैं इनमें से आपको केटाइन निकालना है और आपको एनाइन निकालना है। यानी आपको अब तक में पता चल गया होगा कि पहले ये याद रखेंगे कि केटाइन कहते किसको हैं। तो केटाइन में आप देख सकते हैं T यहाँ पे प्लस जैसा है, मतलब हमें पॉजिटिव वाला पार्ट निकालना है। एनाइन में आप देख सकते हैं N लिखा हुआ है, मतलब निगेटिव वाला पार्ट निकालना है हमको, तो आपको पता चल गया होगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं CH3COONA लिखा हुआ है, मैंने अभी जस्ट बताया अगर CH3COO है सिर्फ तो ये एसीटेट है और इस पे माइनस चार्ज रहता है 1। अब बाकी ये सोडियम पे प्लस है, तो इस तरीके से आपने क्या देखा, एनायन वाला पार्ट ये होगा, एनायन वाला पार्ट ये होगा, केटाइन वाला पार्ट ये सोडियम प्लस होगा। इस तरीके से आपको निकाल देना है। तो इस तरीके से आपने समझ लिया। एक चीज़ और समझेंगे, अगर यहाँ पे ट्रिक लगाएंगे, अगर सोडियम है तो जाहिर सी बात है सोडियम पे 1+ चार्ज आएगा, तो इसके जो है साथ जो होगा कोई कंपाउंड वो एक ही माइनस चार्ज वाला रहेगा। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं NaCl में अगर यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर Na
यहाँ पे Na के एक पास एक प्लस है तो जाहिर सी बात है बगल वाले के पास एक माइनस होगा। इस तरीके से आप सोच सकते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे Na प्लस Cl माइनस में टूट जाएगा, यानी Na प्लस हो जाएगा केटायन और Cl माइनस हो जाएगा एनायन। इस तरीके से आपको लिखना है। H3 यहाँ पे H2 होगा, H3 लिखा हुआ H2 होगा, यानी H2 में कोई भी पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये आयोनिक कंपाउंड नहीं है, यानी H2 जो है कोवैलेंट कंपाउंड है, यानी ये आयोनिक कंपाउंड नहीं है। और इसको दूसरे तरीके से समझ सकते हैं कि H2 जो है, H2 में कोई भी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज नहीं होगा, यानी पॉजिटिव नेगेटिव आयन से ये बना ही नहीं है। ये सिर्फ नॉन मेटल से ही बना हुआ है, मतलब सिर्फ नेगेटिव चार्ज से ही बना है ये। इस तरीके से आप सोच सकते हैं, यानी इसमें कोई भी टाइप का आयोनिक कंपाउंड नहीं है, यानी आयन्स प्रेजेंट नहीं है। अब NH4 का भी यहाँ पे देख सकते हैं प्लस होता है और NO3 पे एक माइनस होता है, तो यानी ये केटायन हो जाएगा और NO3 हो जाएगा एनायन। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। अब यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे आपको पता चल गया, देख सकते हैं H2 के बारे में देखिए, इट इज़ अ कोवैलेंट कंपाउंड हैंस नो आयन्स आर प्रेजेंट इन इट। मतलब कोवैलेंट कंपाउंड मतलब हुआ कि इस पे अपोजिट चार्ज नहीं, यानी सेम चार्ज। नॉन मेटल के बीच ही जो कंपाउंड बनता है उसको हम कोवैलेंट कंपाउंड बोलते हैं। और नॉन मेटल का जो वैलेंसी होता है सभी माइनस में ही होता है। तो सेम चार्ज यानी कोई अपोजिट चार्ज नहीं है, कोई यानी प्लस माइनस से नहीं बना हुआ होता है कोवैलेंट कंपाउंड। आयोनिक कंपाउंड प्लस माइनस से बना होता है, जैसे सोडियम क्लोराइड, एक प्लस में तो एक माइनस में। हमेशा आयोनिक कंपाउंड पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, इसलिए उसमें केटायन और एनायन आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। क्वेश्चन नंबर 15, गिव द फार्मूला ऑफ द कंपाउंड्स फॉर्म फ्रॉम द फॉलोइंग सेट्स ऑफ द एलिमेंट्स। यहाँ पे सेट्स दिया हुआ है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ए नंबर ऑप्शन में कैल्शियम और फ्लोरीन। अब इससे कंबाइन करके आपको फार्मूला क्या होगा वो बताना है। तो पता है आपको कैल्शियम की वैलेंसी 2 होता है और फ्लोरीन की वैलेंसी 1 होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप तो Ca पे आ जाएगा 1, जो कि नहीं लिखेंगे, F पे जाएगा 2, CaF2 हो जाएगा। जैसा कि आपको भी पता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन ये सभी हैलोजन फैमिली में आते हैं, जो कि आपको आगे समझ में आएगा, लेकिन सभी का वैलेंसी -1 होता है, आप याद रख सकते हैं। बाइट्रिक, फिर कल, बारात, आई, इस तरीके से याद रख सकते हैं, सभी का वैलेंसी -1 होता है। अब देखिए हाइड्रोजन और सल्फ़र से रिलेटेड, हाइड्रोजन लिखेंगे, सल्फ़र लिखेंगे, सिंबल लिखेंगे। अब इसकी वैलेंसी हाइड्रोजन का 1 होता है, सल्फ़र का 2 होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप तो H2S हो जाएगा इसका केमिकल फार्मूला। नेक्स्ट देखते हैं नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन लिखेंगे, इसके नाइट्रोजन की वैलेंसी ऊपर लिखेंगे, हाइड्रोजन की वैलेंसी ऊपर लिखेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो N पे 1 आएगा, नहीं लिखेंगे, H पे 3 जाएगा, NH3, जिसका नेम आपको पता है अमोनिया कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं कार्बन और क्लोरीन। कार्बन भी लिखेंगे, क्लोरीन भी लिखेंगे। कार्बन की वैलेंसी ऊपर में लिखेंगे 4 होता है, क्लोरीन की वैलेंसी 1 होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई आप करेंगे CCl4 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे सोडियम, ऑक्सीजन, सोडियम भी लिखेंगे, ऑक्सीजन भी लिखेंगे। सोडियम की वैलेंसी ऊपर 1 होता है, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई आप करेंगे तो Na2O आ जाएगा इसका केमिकल फार्मूला। लास्ट देखिए यहाँ पे कार्बन एंड ऑक्सीजन। कार्बन की वैलेंसी 4 होता है, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होता है। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो C पे 2 आएगा और O पे 4 आएगा। इसको सिंपलेस्ट किया जाता है यहाँ पे, तो 2 से यहाँ पे काट लेंगे तो यहाँ 2 बचेगा, यानी CO2 इसका फार्मूला होगा। ध्यान से यहाँ पे देखें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पे देख पा रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्बॉल्स ऑफ एलिमेंट्स आर इनकरेक्ट, गिव देयर करेक्ट सिम्बॉल्स। यहाँ पे ऑप्शन में, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन में आपका सिम्बॉल दिया हुआ है आपका इनकरेक्ट है, और आपको इसको करेक्ट सिम्बॉल भी बताना है। यानी मैं आपको टोटली समझा देता हूँ। यहाँ पे देखिए कोबाल्ट, ये CO है और ये कोबाल्ट में CO ये गलत लिखा हुआ है, क्योंकि ये CO दोनों ही कैपिटल में है। कार्बन भी कैपिटल में है, ऑक्सीजन भी कैपिटल में है, तो ये तो कार्बन मोनोऑक्साइड है। याद रखें, ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, ना कि कोबाल्ट है। तो यहाँ पे कोबाल्ट तो मेटल है, C कैपिटल में होगा और ऑक्सीजन स्मॉल में होगा। ये करेक्ट सिंबल होगा कोबाल्ट का, ध्यान रखेंगे इस बात को।
कार्बन का यहाँ पे देख सकते हैं स्मॉल में सी है, जो कि गलत है, कैपिटल में सी होगा। अब नेक्स्ट देखिए एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम में यहाँ पे कैपिटल ए होगा, स्मॉल एल होगा, जो कि ये भी गलत है। यहाँ पे देख सकते हैं हीलियम। हीलियम का सही है कैपिटल एच स्मॉल ई, हीलियम का सही है एच ई सिंबल होगा। अब सोडियम का एस ओ नहीं होगा, क्योंकि इसके लैटिन वर्ड नाट्रियम से लिया गया है इस फर्स्ट 2 लीटर को, लेकिन फर्स्ट 2 लीटर में एन ए लिया गया, लेकिन फर्स्ट कैपिटल एन होगा, स्मॉल ए होगा सोडियम का करेक्ट सिंबल। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, गिव द केमिकल फार्मूला फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड्स एंड कंप्यूट द रेशियो बाय मास ऑफ द कंबाइनिंग एलिमेंट्स इन द ईच वन ऑफ देम। तो यहाँ पे बोला है कि यहाँ पे जो केमिकल फार्मूला दिया हुआ है कंपाउंड्स का, आपको इसमें कंप्यूट करना है। इसके केमिकल फार्मूला तो आपको लिखना ही है, लेकिन इसके मास का रेशियो भी लिखना है। तो जैसे मैं यहाँ पे केमिकल फार्मूला जैसे अमोनिया का, तो अमोनिया का केमिकल फार्मूला होता है NH3। अब अब यहाँ पे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के मास का रेशियो लिखना है। तो नाइट्रोजन के मास होता है 14 और हाइड्रोजन का मास होता है 1, हाइड्रोजन का 1 यहाँ तो 3 है, तो इंटू 3 कर देंगे। ये सिंपलेस्ट रेशियो होगा, आपको ये ध्यान रखना है। ये भी लिखना है जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, तो कार्बन मोनोऑक्साइड का फार्मूला तो CO होता है। अब C डिवाइडेड बाय O, मतलब ये कि कार्बन और ऑक्सीजन एलिमेंट का मास का रेशियो क्या होगा। तो एक कार्बन का 12 होता है मास, एक ऑक्सीजन का 16 होता है। इसको सिंपलेस्ट आप करेंगे तो 3/4 आ जाएगा। इस तरीके से आप देख सकते हैं 3:4 इसका हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन का मास का रेशियो। हाइड्रोजन क्लोराइड में उसी तरीके से HCl उसका फार्मूला होगा, और H और Cl जैसे H/Cl, H का मास होता है 1 ग्राम, क्लोरीन का 35.5 होता है, तो 1:35.5 हो जाएगा इसका HCl का H और क्लोरीन का मास का रेशियो। उसी तरह से एल्युमिनियम फ्लोराइड का फार्मूला होगा AlF3। वो कैसे होगा, क्योंकि आपको पता है AlF लिखेंगे, एल्युमिनियम की वैलेंसी 3 ऊपर लिखेंगे, फ्लोरीन की वैलेंसी 1 लिखेंगे, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे AlF3 आ जाएगा। अब AlF का रेशियो क्या होगा, एल्युमिनियम का 27 मास होता है, फ्लोरीन का यहाँ पे हो जाता है यहाँ पे 19 होता है, तो इस तरीके से यहाँ पे 27/19 इसका हो जाएगा मास का रेशियो। तो इस तरीके से मैग्नीशियम सल्फाइड का भी देख सकते हैं MgS हो जाएगा केमिकल फार्मूला, और उसके मास का रेशियो हो जाएगा 24:32। इसको सिंपलेस्ट करेंगे तो 3:4 होगा। याद रहे मास का रेशियो हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में आंसर दिया जाता है। जो नहीं कटेगा वो ऐसे ही रह जाएगा, जो कटेगा उसको और काटते हैं और सिंपल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, स्टेट द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल स्पीसीज। यहाँ पे जो केमिकल स्पीसीज दिया हुआ है, इसमें टोटल नंबर ऑफ एटम निकालना है। जैसे CO3 2- में टोटल नंबर ऑफ एटम कितना है, तो आपको पता चल रहा होगा। मैं आपको सोल्यूशन से बता देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं 1 कार्बन है, 3 ऑक्सीजन है, टोटल नंबर ऑफ एटम 4 हो जाएगा। PO4 3- यहाँ पे होना चाहिए, जो कि गलत लिखा हुआ है। फॉस्फेट आयंस होना चाहिए PO4 3-। तो PO4 में फॉस्फेट यहाँ पे कितना है, फॉस्फोरस कितना है 1 है, ऑक्सीजन कितना है 4 है, टोटल नंबर ऑफ एटम 5 हो जाएगा आंसर यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे P2O5, तो सीधा दिख रहा है फॉस्फोरस कितना है 2 है, ऑक्सीजन कितना है 5 है, टोटल नंबर ऑफ एटम जोड़ लेंगे 7 एटम हो जाएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड में सीधा दिख रहा है कि टोटल नंबर ऑफ एटम 2 हो जाएगा। इस तरीके से आंसर इसको देना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, व्हाट इज़ द फ्रैक्शन ऑफ द मास ऑफ वाटर ड्यू टू न्यूट्रॉन्स। मैं समझाता हूँ। वाटर में एक्चुअली में हाइड्रोजन एलिमेंट भी है, ऑक्सीजन एलिमेंट भी है, और आपको ये पता है कि अगर ये हाइड्रोजन एटम है तो इसके अंदर न्यूट्रॉन्स होंगे, ऑक्सीजन अगर एटम है तो इसके अंदर न्यूट्रॉन्स होंगे। तो यही बोल रहा है कि वाटर के मास का रेशियो और वाटर के यहाँ पे बोल रहा है व्हाट इज़ द फ्रैक्शन ऑफ द मास ऑफ वाटर ड्यू टू न्यूट्रॉन्स, यानी वाटर के मास के कंपैरिजन में न्यूट्रॉन का मास का फ्रैक्शन क्या होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे मास ऑफ 1 मोल ऑफ न्यूट्रॉन कितना होगा, तो 1 ग्राम होगा। ये आपको याद रखना है, यानी 1 मोल न्यूट्रॉन्स का मास होगा 1 ग्राम। तो इसीलिए 1 न्यूट्रॉन का मास क्या होगा, 1 ग्राम डिवाइडेड बाई 1 मोल, है ना, यानी Na। अब आपको पता होना चाहिए। उसी तरह से मास ऑफ 1 मोल ऑफ वाटर कितना होगा, 18 ग्राम होगा। इसीलिए 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर का मास क्या होगा, 18 ग्राम डिवाइडेड बाय Na। तो ये तो आपको समझ में आ गया। तो अब देखिए यहाँ पे बोला है हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन होते ही नहीं हैं,
ये आपको आगे समझ में आएगा। हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन 0 होता है और ऑक्सीजन में न्यूट्रॉन 8 होता है। ये क्यों? क्योंकि ये जो है एक्चुअली में न्यूट्रॉन का फॉर्मूला होता है एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। अगर यहाँ पे ऑक्सीजन का एटॉमिक न्यूट्रॉन की संख्या निकालना है, ऑक्सीजन में न्यूट्रॉन कितना है, तो उसके एटॉमिक मास कितना होता है 16। एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का कितना आता है 8। देख सकते हैं 8 आएगा न्यूट्रॉन का, यानी न्यूट्रॉन ऑक्सीजन में 8 है। एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर होता है न्यूट्रॉन का फॉर्मूला। तो इस तरीके से ऑक्सीजन में कितना न्यूट्रॉन है 8, लेकिन हाइड्रोजन में कितना है 0। आप निकाल सकते हैं, यानी एक एटॉमिक नंबर भी होता है, एक एटॉमिक मास भी होता है, दोनों का डिफरेंस तो 0 आ रहा है, इसलिए हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन 0 होता है। अब आपको ये पता चल गया कि हाइड्रोजन में नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन 0 होता है, लेकिन ये ऑक्सीजन में नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन 8 होता है। अब यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि मास ऑफ 8 न्यूट्रॉन्स, टोटल न्यूट्रॉन्स कितने हैं। यहाँ पे H2O में टोटल न्यूट्रॉन्स कितने हैं 2 × 0 + 8 न्यूट्रॉन्स। टोटल न्यूट्रॉन्स कितना आएगा 8 ही न्यूट्रॉन्स आएगा। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन 0 था तो 0 × 2 हो जाएगा प्लस 8, एक ही ऑक्सीजन यहाँ पे है तो ऑक्सीजन में 8 ही न्यूट्रॉन होगा, यानी टोटल वाटर में न्यूट्रॉन कितना आएगा 8 ही न्यूट्रॉन आएगा। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन तो है ही नहीं। अब टोटल न्यूट्रॉन आपने निकाल लिया कितना, टोटल न्यूट्रॉन आपने निकाल लिया 8। अब आप जाहिर सी बात है आपने शुरू में डेटा निकाला था कि ई मास ऑफ 1 न्यूट्रॉन 1 ग्राम डिवाइडेड बाय Na होता है, तो इसलिए मास ऑफ 8 न्यूट्रॉन, आपको टोटल न्यूट्रॉन का मास निकालना है इन वाटर। तो आप मास ऑफ 8 न्यूट्रॉन इन H2O, तो क्या हो जाएगा आपको पता चल गया होगा 8 ग्राम डिवाइडेड बाय Na आएगा। आपने टोटल न्यूट्रॉन का आप मास कितना निकाले 8 डिवाइडेड बाय Na, और आपको भी पता है कि टोटल मास यहाँ पे जो है, टोटल मास यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ पे 18 डिवाइडेड बाय Na जो निकाला मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, यानी एक मॉलिक्यूल्स वाटर का कितना मास है 18 ग्राम डिवाइडेड बाय Na। तो यानी आपने न्यूट्रॉन के मास 8 न्यूट्रॉन के मास, यानी टोटल न्यूट्रॉन के मास 8/Na होता है, और डिवाइड कर देंगे मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर में, यानी एक मॉलिक्यूल्स के मास में, यानी एक वाटर मॉलिक्यूल्स का मास कितना है 18 डिवाइडेड बाय Na। ये Na कट जाएगा, यानी आपका आ जाएगा 8/18। इसको और सिंपल कर लेंगे तो आपका आ जाएगा 4/9। इस तरीके से आप बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है डज द सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सब्सटेंस चेंज विथ टेम्परेचर। क्या सॉल्युबिलिटी उसके उस सब्सटेंस का सॉल्युबिलिटी, किसी भी सब्सटेंस का सॉल्युबिलिटी उसके टेम्परेचर में चेंज होने से क्या सॉल्युबिलिटी चेंज हो जाता है? यस, चेंज होता है। अब यहाँ पे देख सकते हैं यस, solubility of a substance change with a temperature. It generally increase with temperature. More sugar can be dissolved in hot water as compared to cold water. एकदम सही है। आप देखे होंगे अगर आपके पास अगर हॉट वाटर है तो शुगर ज़्यादा डिजॉल्व होगा, चीनी ज़्यादा डिजॉल्व होगा, लेकिन वही कोल्ड वाटर है तो चीनी कम डिजॉल्व होगा। मतलब ये कि कोई भी सब्सटेंस जैसे शुगर सब्सटेंस है तो टेम्परेचर ज़्यादा होने से वो ज़्यादा डिजॉल्व हुआ है, मतलब सॉल्यूबल ज़्यादा हुआ है। कौन? शुगर। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी सब्सटेंस का यहाँ पे सॉल्युबिलिटी उस सब्सटेंस के टेम्परेचर पे ज़्यादा डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा सॉल्युबिलिटी उतना होगा, ज़्यादा सॉल्युबल होगा उतना। ये चीज़ें आपको समझना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। क्वेश्चन नंबर 21 बोल रहा है क्लासीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिसिटी। यहाँ पे सबको एटॉमिसिटी बताना है। बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, आप इसको ऐसे आराम से बना सकते हैं जैसे F2 है, इसमें नंबर ऑफ़ एटम कितना है 2, ये डाई एटॉमिक होगा, ये आपको पता है। अब जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ़ टोटल एटम, या अगर आपको यहाँ पे मैं बता दूँ, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ भी है। यहाँ पे तो ये रूल्स बना दिया कि अगर एटॉमिसिटी 2 से ज़्यादा है तो पॉलीएटॉमिक में लेंगे, लेकिन आप अपने मुताबिक ले सकते हैं। जब टोटल नंबर ऑफ़ एटम 1 आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ़ एटम 1 आएगा तो आप उसको मोनो एटॉमिक बोलेंगे। जब टोटल नंबर ऑफ़ एटम 2 आएगा तो उसको डाई एटॉमिक बोलेंगे। टोटल नंबर ऑफ़ एटम अगर जोड़ करके 3 आएगा तो ट्राई एटॉमिक बोलेंगे आप। टोटल नंबर ऑफ़ एटम जोड़ करके 4 आएगा तो टेट्रा बोलेंगे आप। और अगर 4 से ज़्यादा आने लगे, टोटल नंबर ऑफ़ एटम 4 से ज़्यादा आने लगे, जैसे 5 आ जाए, 6 आ जाए, 7 आ जाए, तब आप पॉली एटॉमिक बोलेंगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं
जैसे कि NO2 में टोटल नंबर ऑफ एटम कितना है, यहाँ पे 3 है, तो ये ट्राई एटॉमिक होगा। जैसे कि अभी आप जैसे देखते हैं कि P4O10, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ एटम 14 है, जो कि 4 से ज़्यादा है, इसमें पॉली एटॉमिक आप लगा सकते हैं। तो जिस तरीके से आप बनाएं बन सकता है। यहाँ पे जैसे देख सकते हैं P4 में टोटल नंबर ऑफ एटम 4 है, ये टेट्रा एटॉमिक आप बना सकते हैं। लेकिन इसमें यहाँ पे एटॉमिसिटी जब 2 से ज़्यादा है, सबको ये पॉली में लिया गया है। तो ये चीज़ें हैं, आपको इस तरीके से भी आप अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अगर ऑप्शन आपको जिस तरीके से मिलेगा आप वैसे बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, यू आर प्रोवाइड विथ अ फाइन वाइट कलर्ड पाउडर विच इज़ आइदर शुगर और सॉल्ट, हाउ वुड यू आइडेंटिफाई इट विदाउट टेस्टिंग। बिना टेस्टिंग किए हुए आप कैसे फाइंड करेंगे कि वो वाइट पाउडर शुगर है कि सॉल्ट है। बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे देखिए, ऑन हीटिंग शुगर पाउडर इज चिल्ड एंड बिकम्स ब्लैक वाइल सॉल्ट डज नॉट चिल्ड। मतलब जब आप शुगर को और सॉल्ट दोनों को जब हीट करेंगे तो शुगर को जो है चिल्ड हो जाएगा, जल जाएगा और ब्लैक बन हो जाएगा। लेकिन सॉल्ट जो है नहीं जलेगा, वो ब्लैक नहीं होगा। और तो और देखिए, व्हेन डिजॉल्व्ड इन वाटर सॉल्ट सॉल्यूशन विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। बहुत सही है। जब NaCl को आप वाटर में डिजॉल्व करेंगे तब जो सॉल्यूशन होगा ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। लेकिन जब आप शुगर को अगर वाटर में डिजॉल्व करोगे तब जो सॉल्यूशन बनेगा ये सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। तो इस तरीके से भी आप फाइंड कर सकते हैं कि कौन शुगर है और कौन सॉल्ट है। क्वेश्चन नंबर 23 में बोल रहा है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मैग्नीशियम प्रेजेंट इन ए मैग्नीशियम रिबन वेइंग 12 ग्राम। मीन्स 12 ग्राम मैग्नीशियम रिबन में आपको नंबर ऑफ मैग्नीशियम मोल निकालना है। यानी मैग्नीशियम का कितना मोल होगा 12 ग्राम मैग्नीशियम रिबन में। आपको अच्छे से पता है कि नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास होता है। अगर वो एटम है तो एटॉमिक मास होगा डिवाइड में। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मैग्नीशियम का मोल निकालना है, तो मैग्नीशियम का गिवन मास यहाँ 12 ग्राम दिया हुआ है। मोलर मास यानी एटॉमिक मास मैग्नीशियम का 24 होता है। यानी आपको पता चल गया 1/2 आंसर होगा। यानी मैग्नीशियम का 12 ग्राम मैग्नीशियम में 0.5 मोल मैग्नीशियम प्रेजेंट है। आई होप कि आपको ये समझ में आ चुका है कि क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का कैसे पूछा जाता है और आपको कैसे प्रैक्टिस करने चाहिए। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।